नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। यूपी जीके में पढ़ा रहा था और मैंने काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ा भी दी थी, तो फिर से एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं आपका। अगर उत्तर प्रदेश का परिचय के बारे में अगर बात करें तो ये आपका जो है भारत का नक्शा है। अगर ये देखा जाए तो इस तरफ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर इसके अक्षांश के बारे में भी बात हो चुकी थी, ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जनपद है वो बलिया है, और पश्चिमी के बारे में बता दिया था कि पश्चिमी शामली है। ये सब सारी चीज़ें इसके पहले वाले वीडियो में हो गई थी। यूपी जीके का पार्ट है, उसमें आपको देखिए वो सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं आगे की ओर। तो मैं आपको ये पूरे मंडल भी बता चुका था, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे छोटा हापुड़ है। इसके बारे में ये सब चीज़ें हो गई थी। आज मुझे आपको पढ़ाना था उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था। तो आप यहाँ समझिए, अगर उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में अगर बात करें, गवर्नमेंट सिस्टम, तो उत्तर प्रदेश के जो सरकार है इसके 3 अंग हैं। एक है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक, संविधान के भाग 6 में, कहाँ पे? संविधान के भाग 6 में जो उसमें दिया गया है राज्यों का संविधान, अर्थात जिसमें ये राज्यों का संविधान है, ये पूरा भारत में जितने भी राज्य हैं अर्थात 28 राज्यों में ये लागू होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। तो इसमें अगर गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो है आपकी आनंदीबेन पटेल, और यही आपके हेड होते हैं। ठीक, अगर कार्यपालिका की देखा जाए तो ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये राज्यपाल हो गया आपका सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और प्रदेश की जो मंत्री परिषद होती है उससे मिलकर बनी होती है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 153 में, तो आर्टिकल 153 में बताया गया है कि राज्यों का राज्यपाल होगा वो, अर्थात भारत में जो राज्यों के राज्यपाल होगा, अर्थात भारत में एक राज्यपाल होगा। ठीक, राज्यों के लिए आर्टिकल 53 में बताया गया है, 153 में, अर्थात ये एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के लिए भी काम कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 154 में बताया गया है कि प्रदेश की कार्यपालिकी शक्ति इसी में निहित होगी, किसमें? राज्यपाल में। 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की अर्थात अपॉइंट कौन करेगा, अर्थात इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर मैं बात करूं कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, इसकी क्वालिफिकेशन 157 में दी गई है, अर्थात वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो एक कॉमन बात हो गई। ठीक, अर्थात वो क्या होना चाहिए, 35 साल की एज का होना चाहिए, अर्थात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब ये है कि किसी भी सरकारी जॉब पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर वो किसी विधान परिषद और या विधानसभा का सदस्य है तो लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद मतलब होता है कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो। ठीक, राज्य के विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थात अगर आपको राज्यपाल बनना है तो राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हैं उसकी चुने जाने की योग्यता रखता है। इसके बाद 156 में बताया गया है, आर्टिकल 156 में, कि राष्ट्रपति कि ये प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ये शब्द को ध्यान से समझिए, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल बना रहेगा, अर्थात ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। आर्टिकल 156 में ये बात कही गई, अर्थात अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल का चेहरा भी अच्छा नहीं लगता तो वो शक्ल देख के भगा देगा उसको। ठीक, अर्थात उसके प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। और 157 आर्टिकल में इसकी क्वालिफिकेशन तथा शिक्षा की बात की गई है। ठीक, ये था पूरा का पूरा मैंने जो आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है। ठीक, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसको पढ़िएगा। चलिए आगे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, थोड़ी सा ध्यान देना। अगर आगे बात की जाए इसके बाद इसके शपथ के बारे में अगर बात करें तो 159 में इसके शपथ के बारे में बताया गया है, अर्थात इसको जो शपथ है वो शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसको, अर्थात जो हाई कोर्ट के, किसके? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसको शपथ दिलाते हैं। ठीक, इसको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है, ना सीएम दिलाता है, इसको उच्च न्यायालय के। जैसे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं। इसी तरह ये जो है किसको, आर्टिकल 159 के तहत जो इसको शपथ की अगर बारे में बात करें तो इसको जो शपथ है
उच्च न्यायालय के अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं। इसको वेतन और भत्ते की बात करें तो इस समय अगर इसका वेतन देखा जाए तो 3.5 लाख रुपए, और इसके साथ साथ राजभवन भी इनको मिलता है, कुछ भत्ते भी दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश की संचित निधि से इनको दिया गया है। ठीक, अगर पूछा जाए कि 1921 में सर स्पेंसर हरकोट बटलर ये सबसे पहले जो है इसके उत्तर प्रदेश के गवर्नर बने थे। ठीक, अगर पूछा जाए कि महिला कौन थी तो महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक, ये बनी थी 15 अगस्त 1947 को। अगर पूछा जाए कि ये संयुक्त प्रांत की थी गवर्नर, और ये पूरे भारत की थी सरोजिनी नायडू। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाता है प्राकृतिक विभाजन। क्या प्राकृतिक विभाजन, तो आप समझिएगा ये प्राकृतिक विभाजन है क्या। अगर इसके बारे में बात करें तो प्राकृतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का अगर देखें तो इसको उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक विभाजन है ये 3 भागों में 3 आधार पर बांटा गया है। पहला है इसका पर्वतीय भाग, दूसरा है मध्य का मैदान और फिर तीसरा है दक्षिण का पठार। ठीक, आगे मैं आपको समझाता हूँ, इधर से थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये पूरा यूपी है, ये हिमालय है जो नेपाल, ये आपको पता है कि यह नेपाल की सीमा इधर से लगती है। ये पूरा बहराइच हो गया, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ठीक इस तरीके से महाराजगंज आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। तो ये आपका हिमालय पर्वत है। क्या है हिमालय पर्वत, यहीं पे सहारनपुर पड़ता है जो आपका कौन सा है उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो हिमालय है, तो यहाँ से ऐसे पर्वत, हिमालय से नदियाँ ऐसे निकलती हैं तो अपने साथ क्या निकल लाती हैं, मिट्टी और कंकड़ निकाल के लाती हैं। तो जैसे यहाँ आप समझो, थोड़ी सी इधर समझिए। जैसे मान लेते हैं ये पर्वत है, पर्वत से यहाँ से ऐसे नदी निकली आगे की ओर, नदी आगे की ओर बढ़ती जाएगी तो ये कंकड़ पत्थर आगे की ओर छोड़ती जाएगी। क्या करेगी, कंकड़ पत्थर इस तरीके से छोड़ती जाएगी और पानी आगे की ओर बहता जाएगा। तो ये वाला जो मैदान होता है, और फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ेगी तो फिर यहाँ कीचड़ वाला मैदान आ जाता है। यहाँ तो बालू रहती, तो इसे बोलते हैं भावर का मैदान। कौन सा, ये उसे बोलते हैं भावर का मैदान। इसके बाद जो आगे ये मैदान बचता है कीचड़ और बालू, इसे तराई क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तराई क्षेत्र। ठीक, ये पूरा का पूरा तराई क्षेत्र कहलाता है जब नदियाँ आगे की ओर बढ़ती हैं, पूरा का पूरा। जैसे आपका गोरखपुर वाला क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पे गन्ने की खेती अधिक होती है। ठीक, वो तराई। फिर इसके बाद और आगे चले जाएंगे इस तरीके से, अब आगे और बढ़ेंगे तो ये पठारी मैदान होता है, यानी दक्षिण का पठार पूरा का पूरा कहलाता है। मैं इधर दिखाता हूँ आपको, नक्शे में ज़्यादा समझ आएगी। तो ये हो गया आपका जैसे दक्षिण का पठार हो गया। ठीक, कैमूर व सोनकर पहाड़ियाँ हैं यहीं पे। चलिए फिर आगे, इसके बाद थोड़ी सा और समझिए। कार्यपालिका के बारे में थोड़ी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका के बारे में थोड़ी समझिएगा। राज्यपाल मैंने इसके पहले समझाया तो और थोड़ी समझ लो। राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी शक्ति, अर्थात इसके बारे में थोड़ी समझिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 आर्टिकल के तहत होती है, महाधिवक्ता 165। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 234 जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश। अगर बात करें तो 160 और 76 और 76 और 84 ये क्या है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो टोटल उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश की अगर संख्या देखी जाए तो वो है कितनी, अगर बात करें तो 200 कितने हैं, 34 हैं। ये आपका कोई वो नहीं डाटा है, आप इसको याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं काम की बात में। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मनोनीत करने वाले प्रावधान है। ठीक, आर्टिकल 153 जो ये सेट वाला है, सेट के क्वेश्चन है इसलिए इसमें डिटेल में नहीं समझाया गया है। 133 आर्टिकल में जो है तो चर्चा की गई है किसके बारे में, ये गवर्नर अध्यादेश से संबंधी जा सकती है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आगे थोड़ी सा आगे जो काम की चीज़ें उसमें आते हैं। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है, नेता होता है। इसकी नियुक्ति अगर बात करें तो राज्यपाल करता है, रियल हेड इसका सीएम होता है। प्रधान अगर बात करें, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत। ये आपके क्या थे, गोविंद बल्लभ पंत प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, महिला आ जाए तो सुचेता कृपलानी थी। क्या थी, सुचेता कृपलानी है। ठीक, अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र के कौन थे, तो कम उम्र के अगर पूछा जाए तो कम उम्र के अखिलेश यादव से। इनका जन्म हुआ था 1973 में, 2012 में बने थे, अर्थात 34 वर्ष में सबसे कम उम्र में जो है सीएम बनने वाले थे उत्तर प्रदेश के
अर्थात सबसे कम उम्र में अखिलेश यादव बने थे। पूछा जाए कि अभी वर्तमान में कौन है, तो अभी हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ। ये आपके नाथ संप्रदाय से रिलेटेड हैं और ये 32वें मुख्यमंत्री हैं। कितने हैं, किस नंबर के हैं, 32वें नंबर के हैं। अगर पूछा जाए व्यक्तिगत कितने हैं, तो 21 नंबर के हैं। ठीक, ये MLC हैं अर्थात विधान परिषद के सदस्य हैं। ठीक, चलिए आगे। अगर उत्तर प्रदेश की अगर व्यवस्थापिका की बात करूं तो ये 2 सदनी है अर्थात बाई कैमलर है। अर्थात विधान परिषद की बात करें तो इसमें है विधान परिषद और विधानसभा। चलिए आगे, ये नोट पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक, ये देखा जाए तो इसमें पॉलिटी है, ये पॉलिटी से भी आप कवर कर सकते हैं, तो मैंने इसको ले लिया है क्योंकि ये छूट ना पाए। 1937 में विधान परिषद बनी थी, तब कितने सदस्य, 100, और विधानसभा में अगर देखा जाए तो 103 सदस्य हैं। एक और रहता है तो उसको जो है तो एंग्लो इंडियन वाला चुना जाता है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि विधानसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको 403 ही टिक करके आना है। कितनी, 403। विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद में जो है 100 सीटें हैं। कितनी हैं, 100। 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझाई गई हैं। चलिए फिर आगे, ये सब क्वेश्चन है। ठीक, सेट के क्वेश्चन है तो उसमें कोई ध्यान नहीं देना है। जैसे लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 हैं, और कितनी, विधानसभा में 403। ये विधान परिषद जिसे MLC बोलते हैं, MLC का चुनाव होता है, 100 सीटें हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा चुका हूँ। ठीक, अगर पूछा जाए कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपके थे गोविंद बल्लभ पंत। दूसरे नंबर के संपूर्णानंद, तीसरे से सुचेता कृपलानी, ये महिला में आ जाए तो ये पहला, चौधरी चरण सिंह, और आपकी कमलापति त्रिपाठी, ये भी CM रह चुके हैं। आगे चलते हैं, प्रदेश का नाहर तंत्र। क्या, प्रदेश का नाहर तंत्र, ये आपको समझना है। अगर पूछा जाए, समझना, ये बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ऐसे रखते हैं। ठीक, तो ये इसी से मैं आपको पढ़ाता हूँ। और ये वीडियो पता है कहाँ बन रहा है, आप लोगों को पता नहीं होगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक, और चीज़ें होंगी धीरे धीरे, परेशान नहीं होना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी सा आगे, ध्यान दो। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का नहर तंत्र, तो ध्यान समझना। नहर तंत्र में अगर बात करें तो नहर तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, कि सिंचाई करने के लिए और पेयजल की पूर्ति करने के लिए हमें नहर तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसकी कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे पहले नंबर में आती है गंडक नहर परियोजना। ठीक, गंडक नहर परियोजना की अगर शुरुआत अगर पूछी जाए तो ये हुई थी 1959 में हुई थी। नेपाल द्वारा बनाई गई है। इसमें हिस्सेदारी है यूपी और बिहार की। कहाँ की, यूपी और बिहार की। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है बाण सागर परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1978 में, अर्थात 1978 में। ये संयुक्त परियोजना है आपकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार की। ये बनी कब है, ये इसकी शुरुआत तो हुई थी 1978 में, 2018 में बनकर तैयार हुई थी। 15 जुलाई 2019 को, कब, सॉरी 18 को, 15 जुलाई 2018 को, 2018 लिखा है यहाँ पे, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक, यूपी के इसके क्षेत्र लाभान्वित होते हैं, अर्थात इसमें लाभ किन किन क्षेत्रों में होता है यूपी के, तो यूपी के लाभान्वित जो क्षेत्र हैं ये हैं प्रयागराज और आपकी मिर्ज़ापुर। लागत इसमें अगर पूछी जाए तो 3.5 करोड़, कितनी, 3.5 करोड़ इसकी लागत है। ठीक, इसके बाद आता है केन्नहर परियोजना। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की है, संयुक्त परियोजना है। ठीक, राजघाट परियोजना अब आता है राजघाट। ये बेतवा नदी के किनारे बनी हुई है। इसमें हाईएस्ट डैम भी बना हुआ है, 43 मीटर है, यूपी और एमपी के। इसके बाद आता है गंगा नदी। गंगा नदी सबसे इम्पोर्टेंट है। गंगा नदी, इसमें ऊपरी गंगा नहर की बात करेंगे, अपर गंगा कैनाल, इसका स्रोत है गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कहाँ से, ये आपके गंगा नदी से निकलती है। जगह है हरिद्वार उत्तराखंड के। ठीक, निर्माण कब हुआ था इसका, 1840 से 1854 में। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 340 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद आ जाता है मध्य गंगा नहर। मध्य गंगा नहर ये निकलती है कहाँ से,
ये बिजनौर जो अगर बात करें तो गंगा का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ये गंगा का प्रवेश द्वार है, बिजनौर से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 115.5 किलोमीटर है, अर्थात 115.5 किलोमीटर। उसका उद्देश्य गंगा और रामगंगा के बीच में सिंचाई करना। निचली गंगा नहर, लोअर गंगा कैनाल, ये निकलती है ननौरा आपका पड़ता है कहाँ, बुलंदशहर के पास। अर्थात ये बनाया कब गया था, 1872 से 1878 के बीच में बनी है। अर्थात इसको 6 वर्ष लगे हैं। कितना, 6 वर्ष में ये बनके तैयार हुई है। इसकी लंबाई पूछा जाए तो 8800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी ब्रांच, इसकी अगर और शाखाएँ हैं तो निचली गंगा नहर की ये है कानपुर और इटावा में इसकी 2 शाखाएँ हैं। किसकी, निचली गंगा नहर की। इसके बाद आता है आपका यमुना नहर। यमुना नहर में पूर्वी यमुना नहर ये निकलती है आपकी सहारनपुर, एक जगह है, ये फैजाबाद के पास पड़ती है। ये सहारनपुर वो सहारनपुर नहीं है जो आप सोचें कौन सा, जहाँ पे संतरा वगैरह होता है, जिसे उत्तरी सहारनपुर, ठीक, उत्तरी बिंदु बोला गया है। अर्थात उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश का, वो सहारनपुर नहीं है। सहारनपुर से निकलती है, ठीक। इसको बनाया कब गया था, ये प्रदेश की सबसे पुरानी है, 1830 में बनी थी। शाहजहाँ ने इसको बनवाया था, पूर्वी यमुना नहर को। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1440 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंचाई क्षेत्र ये 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई, अर्थात 2 लाख हेक्टेयर भूमि को ये सिंचाई करती है। आगरा नहर ये निकलती है कहाँ से, ओखला से निकलती है। ओखला कहाँ पड़ता है, दिल्ली के पास। कहाँ पे, ओखला, अर्थात ये आपने पढ़ा होगा न्यू ओखला, अर्थात नोएडा, अर्थात ये दिल्ली के पास नोएडा से निकलती है। इसमें लाभान्वित क्षेत्र होते हैं, जो लाभ के, अर्थात जिन क्षेत्रों के में फ़ायदा होता है वो है आपके हरियाणा, दिल्ली, मथुरा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। बनाया गया था 1874 में। कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर और इसका जो है सिंचाई क्षेत्र है 1.5 लाख हेक्टेयर को सिंचाई करती है। छाले हो गए हैं मेरे जीभ में तो थोड़ी समस्या हो रही है, तो आप लोगों को मैनेज करना है बच्चा। चलिए आगे, कोई बात नहीं, ध्यान देना। शारदा नहर की अगर बात की जाए तो पीलीभीत है। शारदा नहर कहाँ से निकलती है, ये पीलीभीत से निकलती है। 1920 से जो है 1928 के बीच में ये कंप्लीट हुई थी। इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई है 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये 8 से 9 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई करती है। सरयू नहर ये अगर बात की जाए तो 1977-78 में इसकी बनी है। घाघरा और राप्ती नदी, ठीक, घाघरा और राप्ती नदी द्वारा बनाई गई है। बनाया गया था 2012 में, जब ये नेशनल प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। चलिए आगे, बेतवा नदी की अगर बात करें तो ये निकलती कहाँ से है, ये बेतवा नदी आपको सबको पता होगा, ये झांसी में एक जगह है परीक्षा, ठीक, यहीं परीक्षा डैम भी बना हुआ है और यहीं पे हम निकलती है, ठीक। कठाना, हमीरपुर, ये इसके लाभान्वित क्षेत्र होते हैं बेतवा नदी की। इसकी सिंचाई की अगर बात करें तो 83,000 किलोमीटर ये भूमि को सिंचाई करती है। कितनी, 83,000, ठीक। परीक्षा डैम इसी पर बंधा है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। आगे चलते हैं। धसान नदी से निकलती है, हमीरपुर में बनाया गया है, एक डैम भी बना है। बेतवा नदी यमुना नदी से आगे चल के इस तरीके से आगे निकल जाती है। चलिए फिर मैं आगे समझाता हूँ। आज इसको ख़त्म करना है किसी प्रकार से। UPGS आप चिल्ला रहे थे डेली, तो मैंने नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ। जनजाति, इसके बाद आता है जनजाति की बात करें तो इसमें शेड्यूल ट्राइबर्स ऑफ यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में बात करेंगे। अर्थात AV ठक्कर साहब थे, जिन्हें ठक्कर बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए इन्हें ठक्कर बाबा बुलाते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी नाम से भी इनको पुकारा जाता है, ठक्कर बाबा जितने। गिरासन एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने जो है जनजाति को पहाड़ी जनजाति नाम कहा है। क्या कहा है, पहाड़ी जनजाति। क्वेश्चन आएगा पहाड़ी जनजाति किसने कहा है जनजाति को, तो गिरासन ने कहा है। पिछड़ा हिंदू धुर्रे ने कहा है। अगर इसकी बात करी जाए जनजाति की तो 342 आर्टिकल में जनजाति की बात करता है। आर्टिकल 342 जनजाति की बात करता है। अर्थात इसमें बात की जाए तो 2003 में अगर बात करें तो 2 जनजाति थी, एक तो थारू, दूसरी थी बोक्सा, ठीक। उत्तर प्रदेश 2001 में इसकी जब जनगणना हुई तब इसकी अगर बात करें
तो इसकी जो संख्या थी ये थी 1,07,963। कितनी थी? 1,07,963 थी। लेकिन 2003 में अगर बात करें तो 10 ट्राइबर्स और निकल के आती हैं, अर्थात 10 जनजाति और निकल के आती हैं। तो टोटल जनजाति कितनी है? 12। कितनी? 12 हो गई हैं। 12 एसटी की अगर बात करें तो, और एसटी और एससी की अगर बात करें तो ये टोटल अगर पूछा जाए कि एससी कितनी है तो एससी में है 0.6%। ठीक, एसटी में है आपका, ये आंकड़ा आपको दिख रहा होगा कितना, ये है आपका 11,34,273 थारू। इसके बाद आता है थारू जनजाति। थारू जनजाति की बात करें तो ये सर्वाधिक पाई जाती है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, अर्थात तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे तराई क्षेत्र वाला जहाँ गन्ना ज़्यादा होता है, जैसे गोरखपुर वाला क्षेत्र हो, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच, ये सूर्य में। ठीक, थारू की बात करें तो ये राजस्थान के थार से आई है। ये लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। इनका मुख चौड़ा छोटा कंधा होता है, मंगोल प्रजाति जैसे होते हैं, अर्थात बहुत बलिष्ठ होते हैं, ताकतवर रहते हैं, किरात वंश के हैं ये। ठीक, इनकी भाषा की अगर बात करें तो इनकी भाषा है हिंदी और नेपाली। इनका घर होता है मुख्य द्वार की अगर बात करें घर की, तो इनका जो घर होता है, इनके घर का जो द्वार होता है, तो द्वार हमेशा इनका दरवाज़ा अर्थात पूर्व दिशा में होता है। आधुनिक दुनिया इनको पसंद नहीं है, ये अपनी संस्कृति में जीना पसंद करते हैं। इनका भोजन की बात करें तो इनका भोजन मछली और चावल इनका भोजन है। ये 3 टाइम खाना खाते हैं। सुबह के भोजन करते हैं तो उसे कलेवा बोलते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं इसको मिजनी बोलते हैं, और शाम को भोजन करते हैं उसे बेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरी। और ये एक शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शराब। और उसको जाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाड़। ठीक, इनके विवाह में अगर बात करें तो अगर किसी विधवा का विवाह होता है तो उस भोजन करने जो जाते हैं उस भोजन को लठ भरवा भोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? लठ भरवा भोज। ठीक, दीपावली के रूप में ये शोक के रूप में मनाते हैं। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। बजहर इनका प्रमुख त्यौहार है। थारू प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? थारू जनजाति की है। इसके बाद आता है आपका बोक्सा। बोक्सा या बुक्सा या भोक्सा कहें तो ये सब एक ही बात है। ये बिजनौर में निवास करती है। कहाँ पे? बिजनौर में, अर्थात जो गंगा का प्रवेश द्वार है, जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, अर्थात बिजनौर से, वहीं पे ये पाई जाती है। कौन सी? बोक्सा जनजाति। अब समझना, ये उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। ठीक, क्योंकि गंगा नदी भी यहीं से निकलती है। उत्तराखंड के जो है गौमुखी, कहाँ से? जो है उत्तराखंड में एक जगह है, कौन सी? गंगोत्री। ठीक, गंगोत्री के जो है वहीं से निकलती है, पौड़ी गाँव पड़ता है, वहाँ से निकलती है। जो मराठा थे उनने इनको भगाया था। परमार वंश की धार नगरी से आए हैं मध्य प्रदेश में। क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को। इनकी भाषा की बात करें तो हिंदी और कुमाऊनी इनकी भाषा है। इनकी लिपि की बात करें तो देवनागरी इनकी लिपि है। इनका विवाह प्रतिलोम विवाह, अर्थात ये कभी ना तोड़ा जाने वाला, अर्थात ऐसा विवाह होता है एग्रीमेंट टाइप का होता है। ठीक, विधवा विवाह भी यहाँ होता है। ठीक, प्रचलित है। और यहाँ पे कन्या पक्ष और वर पक्ष, जब शादी होती है तो जब कन्या जाती है, मतलब विवाह होके ससुराल जाती है, तो कन्या पक्ष को कुछ राशि दी जाती है, अर्थात इनकम दी जाती है। उस इनकम को बोलते हैं मालगति कहते हैं। क्या कहते हैं? मालगति। इसमें अंतर जाति विवाह होते हैं, अर्थात इसमें जो सामाजिक स्तर पाए जाते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, आयन, नाई, इस तरीके से जो है क्या पाए जाते हैं? सामाजिक स्तर पाए जाते हैं। ठीक, इसमें अगर भोजन की बात करें तो इनका भोजन होता है चावल और मछली। व्यवसाय की बात करें तो ये लकड़ी का सामान बनाना पसंद करते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाती है आपकी खैरवाड़ जनजाति। कौन सी? खैरवाड़ जनजाति। खैरवाड़ जनजाति जो आई है ये पलामू से आई है। इनके हालत बहुत ख़राब थे उस समय की अगर बात करें तो। बहुत गरीब लोग हुआ करते थे, भीख मांगना पड़ता था इन्हें, अर्थात ये कत्था का व्यापार करते थे। किसका? कत्था। ठीक, कत्था का व्यापार करते थे। कत्था पाया जाता है कहाँ? बरेली में। तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश में ये खैरवाड़ जनजाति पाई जाती है। इसके बाद आता है गोंड। गोंड की बात करें तो ये गोंड शब्द जो है कोंड से मिलकर बना होता है, जिसका कोंडा एक शब्द था, तमिल शब्द है, जिसका अर्थ होता है पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, अर्थात ये जो है अपने आप को कोयतोर कहते हैं, अर्थात स्वयं को जो है द्रविड़ प्रजाति के समझते हैं। अगर कोंड जाति की बात करें तो ये जो है
पाई जाती है, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर, देवरिया अर्थात जो नेपाल का बॉर्डर लगता है वहाँ पे पाई जाती है। बहुपत्नी विवाह प्रचलित है, अर्थात यहाँ पे जो है शादी भी जो है एक पुरुष जो है 3-3 शादी भी कर सकता है। दूध लौटाना विवाह प्रचलित है, अर्थात यहाँ पे जो ये होता है कि दूध लौटाने का मतलब ये है कि जैसे मुस्लिम जाति में होता है, एक जाति होती है महागीर, महागीर जाति जो है मुस्लिम धर्म को मानती है, वैसे ही महागीर जाति जैसे यहाँ भी होता है कि एक पुरुष जो है 3-3 शादियाँ कर सकता है। ठीक, दूध लौटाना विवाह अर्थात अपने सगे भाई बहन को छोड़ के और में भी शादी हो सकती है। इसके बाद आता है पूर्वी हिस्से में भी ये पाई जाती है। इसके बाद आती है आपकी बैगा जनजाति। कौन सी बैगा? ये द्रविड़ समुदाय की एक जाति होती है। इसमें पुरोहित जो है पुरोहित होता है। क्या होता है? एक पुरोहित, अर्थात ये पंडित मानते हैं ये अपने आप को। जो बैगा जनजाति होती है क्या मानते हैं? अपने आप को पंडित मानते हैं। ये पाई जाती है सोनभद्र में पाई जाती है। इसमें भी और भी जनजाति होती हैं, इसी में से बैगा जनजाति के अंतर्गत आती हैं। भुइयाँ हो गया, भुनिया हो गया, अगरिया, ठीक, पठारी, पनिया, पंखा, ये सब जनजाति बैगा जनजाति के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद मैं अगर बात करूं चेरो जनजाति, चेरो जनजाति सोनभद्र व चंदौली में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पे? सोनभद्र में। अगरिया जनजाति ये आग को पिघलाना से मिलकर बना है, ये अगरिया जनजाति, ठीक, ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। सहरिया पैरिया ये भी सोनभद्र में जाई जाती है। एक जनजाति और है जिसका नाम है कौन सी? महागीर जनजाति, जो आपका क्या मुस्लिम धर्म को मानती है। महागीर जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, आगरा में पाई जाती है। ठीक, सर्वाधिक जनजाति पूछा जाए तो सोनभद्र आंसर टिक करके आना। अगर सबसे कम पूछा जाए कि जनजाति कहाँ पाई जाती तो बागपत में पाई जाती है। अर्थात इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार मात्र 14 लोग थे। कितने? 14, अर्थात 14 लोग थे जो है 2011 की जनगणना हुई थी तब। इसके बाद आता है आपका लोक नृत्य। कौन सा? लोक नृत्य। लोक नृत्य की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, ये लोक नृत्य पूछा जाता है। लोक नृत्य की बात करें तो 2 प्रकार के डांस होते हैं। एक होता है क्लासिकल डांस, दूसरा होता है फोक डांस। क्लासिकल डांस का मतलब होता है शास्त्रीय डांस बोलते हैं इसी को। एक होता है लोक नृत्य जिसे फोक डांस बोलते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। जो कथावाचक थे तो चेहरे का हाव भाव, जब कथा सुनाते थे तो हाथों का हाव भाव, चेहरे का हाव भाव करते थे। अर्थात कथा से ही जो कथावाचक हुआ करते थे वो चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव, जब कथा सुनाते थे तो जब क्रियाएं करते थे, हाथों की क्रियाएं करते थे, उसी से निकल के आया है ये कथक। ठीक, कथक। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय जो नृत्य है वो है कथक। क्या है? कथक। जो है एक जो है व्यक्ति थे जिसका नाम था वाजिद अली साहब। इनने जो है लखनऊ के थे अंतिम नवाब वाजिद अली साहब। इनने इसको कथक नृत्य को ऊंचाई तक पहुंचाना बहुत योगदान दिया है। इसके बाद आता है आपके लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का एक ही शास्त्रीय नृत्य है, उसको याद रखना है, वो है आपका कथक। इसके बाद आता है लोक नृत्य। लोक नृत्य की अगर बारे में बात करें तो कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य ये भी लोक नृत्य है। ये खैरवाड़ जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। हुआ ये है कि ये जो है पेड़ों की डाल तोड़कर लाते हैं। इसमें जो डांस करने वाला व्यक्ति होता है तो जो है वो नाचते हुए जाता है। मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति ये डांस करते हुए जाएगा और डांस करते हुए जाएगा और पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर लाएगा, पुजारी को देगा और पुजारी फिर इसमें शराब के साथ चढ़ाते हैं भगवान को। इस प्रकार से ये डांस मनाया जाता है कर्मा नृत्य। इसके बाद आता है सैला नृत्य। ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? सैला जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये सैला नृत्य खैरवाड़ जनजाति द्वारा। कौन सी? खैरवाड़ी। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ये जनजाति। फिर आता है डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य जो है सोनभद्र में ये भी मनाया जाता है। इसका जो डांडिया नृत्य मनाने का जो उद्देश्य होता है ये संतान की कामना करना होता है, अर्थात से माँ सरस्वती की पूजा होती है। इसके बाद आता है ठरक हरी नृत्य। कौन सा? ठरक हरी। ये जो है सोनभद्र में मनाया जाता है। ये अपने सिर पर जानवरों के सींग लगाकर गाना बजाना के साथ ये ठाकहरी मतलब जो खूब हंसते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि गाना बजाना के साथ मनाया जाता है जानवरों की सींग लगा के। इसके बाद आता है चौलर नृत्य। कौन सा? चौलर। ये भी आपका सोनभद्र में मनाया जाता है। ठीक, फसलों के लिए जब वर्षा नहीं होती है तब ये मनाया जाता है चौलर नृत्य। जब वर्षा मतलब फसल लगी है और जब वर्षा नहीं होती तो ये डांस किया जाता है। तो बरसात की कामना करते हैं, भगवान इंद्र की पूजा होती है इसमें। फिर इसके बाद आता है लट्ठमार दिवाली नृत्य। लट्ठमार दिवाली नृत्य ये लट्ठमार होली की तरह होता है। ये बुंदेलखंड में होता है। घोड़ा नृत्य।
घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मनाया जाने वाला एक नृत्य होता है। ये मांगलिक अवसर हो गया, जैसे शादी विवाह के टाइम पे किया जाता है। कार्तिक नृत्य में गोपी और कृष्ण बनकर लोग करते हैं, जैसे एक कुछ लड़के लड़कियां कोई भी कर सकता है, इसमें गोपी और कृष्ण बनते हैं, फिर ये बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद आता है दुरिया नृत्य। दुरिया नृत्य जो है कुम्हार जनजाति द्वारा किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? कुम्हार जनजाति द्वारा। मैं अभी समझाता हूँ इसको। इसके बाद आता है दुरिया नृत्य। ये कुम्हार जनजाति द्वारा किया जाता है। कुम्हार छोड़ी जाति द्वारा, जनजाति तो उसमें नहीं आएगा, जनजाति तो गिनी चुनी है जो 12 हैं, तो कुम्हार जाति द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके बाद आता है राई नृत्य। राई नृत्य भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर किया जाता है। मयूर की भांति किया जाता है, ठीक, मयूर जैसे डांस किया करता है वैसे ही राई नृत्य भी होता है। इसके बाद आता है पाई डंडा। पाई डंडा नृत्य भी ये बुंदेलखंड में होता है, आहिर जाति द्वारा किया जाता है, ठीक, जो जैसे आप दिवाली कहते हैं ना, दिवाली मतलब जो है एक डंडे द्वारा एक गेम खेला जाता है, कह सकते हैं डांस किया जाता है, ठीक, तो नृत्य किया जाता है उस आहिर जाति द्वारा किया जाता है पाई डंडा नृत्य, ठीक। देवी नृत्य। देवी नृत्य के बारे में बात करें तो ये भी बुंदेलखंड का है। इसमें जो है नर्तक एक देवी का रूप धारण करता है और उसके चारों ओर और भी डांस, जो डांसर होते हैं वो डांस करते हैं। इसके बाद आता है दीप नृत्य। ये बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। इसके बाद आता है ख्याल नृत्य। ये भी बुंदेलखंड का है। ये पुत्र जन्म के उत्सव के समय पे ख्याल किया जाता है। कौन सा? ख्याल नृत्य। इसके बाद सौरा और सौरा, ये तो मैंने आपको समझाया था। ये जो है फसलों की कटाई के समय पर किया जाता है। बहुत सौरा का मतलब होता है खुशी से झूमना। जब फसल आती है तो लोग खुशी से झूमते हैं, अर्थात जब फसलों की कटाई होती है मार्च आर्च के महीने में ही किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र का ये नृत्य होता है। इसके बाद आता है आपका मयूर नृत्य। कौन सा? मयूर। मयूर के बारे में अगर बात करें तो ये भी ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का? ब्रज क्षेत्र का। रास नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र का, मथुरा, आगरा, हाथरस, ठीक। कथाओं के रोचक के समय किया जाता है। जब कथाएं होती हैं, कथा जो है जब कहीं सत्संग होता है तो लोग जो है रास नृत्य करने लगते हैं। आपने देखा होगा महिलाएं डांस करने लगती हैं, वो पूरा रास नृत्य कहलाता है। इसके बाद आता है झूलन नृत्य। ये भी ब्रज क्षेत्र का है, सावन के महीने में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है चरुकुला नृत्य। चरुकुला के बारे में अगर बात करें तो ये है आपका ब्रज क्षेत्र का है और इसमें पिंजड़ा में दीपक रखे जाते हैं, ठीक। एक पिंजड़ा होता है इस तरीके का, उसमें दीपक रखे जाते हैं और दीपक की संख्या होती है 108। ये महीना होता है, किस महीने में किया जाता है चरुकुला नृत्य? ये जुलाई के महीने में किया जाता है। इसके बाद आता है नटवरी नृत्य। कौन सा? नटवरी। नटवरी में जो है चिड़ियों जैसा फुदकना, नटवरी से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि चिड़ियों जैसा व्यवहार होता है, जैसे चिड़ियाँ फुदकना, ठीक, कबड्डी जैसा, ठीक, कुश्ती, इसके जो है मुद्राएं हैं नटवरी नृत्य की। इसके बाद आता है कठ घोरवा नृत्य। कौन सा? कठघोर। ये पूर्वांचल का है, लकड़ी का घोड़ा बनाकर इसमें नाच डांस करते हैं। कुछ लोग इसको जो है राई नृत्य भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं ना कि कठघोरवा। लकड़ी का मतलब जो है एक घोड़ा बनाते हैं, फिर जो है उसको डांस करते हैं, ठीक। चलते हैं आगे। फिर इसके बाद कुछ और बचे हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। जैसे धोबिया नृत्य हो गया। कौन सा? धोबिया। धोबिया है, ये आपका धोबी समाज द्वारा किया जाता है। ये पूर्वांचल का है। कलाबाजी हो गया, ये अवध क्षेत्र का है। जोगनी नृत्य बहुत पूछा जाता है, रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। ये अवध क्षेत्र का होता है। महिलाएं इसमें साधु का वेश धारण करके जोगनी नृत्य करती हैं। छपेली नृत्य जो होता है ये पूरे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। छपेली का मतलब होता है छप जाता है, जो आईना में अर्थात रूमाल और दर्पण के बीच में ये नृत्य किया जाता है। नौटंकी की बात करें, एक नौटंकी नृत्य होता है। ये 2 प्रकार की नौटंकी होती है। एक होता है कानपुरी हास्य रस, जिसमें हास्य रस अर्थात ये सिर्फ बोलचाल में किया जाता है। एक होता है हाथ रसी, अर्थात ये वीर रस से उत्साहित होती है, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद खनिज संसाधन आते हैं। कौन से खनिज संसाधन? कहो तो मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ, ठीक। तो खनिज संसाधन की बात करें तो समझ लीजिए कि खनिज संसाधन होता क्या है कि अगर बात करें तो खनिज 3 प्रकार के पाए जाते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है तो मध्यम निम्न श्रेणी का खनिज पाया जाता है। किसमें? मध्यम निम्न श्रेणी का। धात्विक खनिज की बात करें जिसमें धातु